बच्चों, इस समय आप लोगों का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे वाइवा यानी मौखिक प्रश्नों के विषय में बताने जा रहा हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, वास्तव में प्रैक्टिकल का मौखिकी वाला हिस्सा बहुत ही बृहद है। इसको किसी एक लेक्चर में कंप्लीट करना आसान नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो स्थिति बड़ी ही असहज हो जाती है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको निश्चय ही बता लेना चाहिए, उनको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इन्हें आप निश्चित ही तैयार कर लें, जिससे कि किसी भी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े और आप अच्छे से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकें। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुणात्मक व मात्रात्मक विश्लेषण क्या है? देखिए, हम लैब में किसी भी पदार्थ को जब प्राप्त करते हैं तो हमें दो चीज जानना होता है। पहला है कि वह पदार्थ है क्या, और दूसरा है वह पदार्थ कितना है, उसमें कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो हम जब कोई पदार्थ क्या है इसकी खोज करते हैं यानी पहचान करते हैं, तो हम गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं और गुणों के आधार पर, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें पहचानते हैं। इसे ही गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं कि ये क्या है और हम उसके अवयवों की मात्रा यानी संगठन ज्ञात करते हैं, उस समय हम ऐसे विश्लेषण को मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। यहां पर परिभाषा आपको दी गई है कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है और मात्रात्मक विश्लेषण क्या होता है। किसी पदार्थ के अवयवों की पहचान करने की प्रक्रिया को हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। यह पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए आपके कोर्स में जैसे मात्रात्मक विश्लेषण जो है वह गुणात्मक विश्लेषण जो है वह लवण का विश्लेषण यानी मिक्सचर एनालिसिस है जो आप करते हैं। बच्चों, इसी तरह से किसी पदार्थ में उपस्थित अवयवों की अनुपातिक मात्रा का निर्धारण मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह मूल रूप से दो तरह का होता है, आयतनात्मक विश्लेषण व भारात्मक विश्लेषण। इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं और इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, भारात्मक विश्लेषण को। बच्चों, जब हम विलयनों के आयतन के द्वारा कोई रासायनिक अपक्रिया करा करके गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो इसे आयतनात्मक विश्लेषण कहते हैं। जैसे अनुमापन। भारात्मक विश्लेषण, जब हम भार के अनुसार मात्रा विभिन्न अवयवों की निकालते हैं और इस आधार पर विश्लेषण करते हैं, इसे भारात्मक विश्लेषण कहते हैं। लेकिन आप लोगों के कोर्स में केवल आयतनात्मक विश्लेषण व लवण विश्लेषण है, इसलिए हम भारात्मक विश्लेषण को बहुत ही केवल इसकी परिभाषा देखेंगे, इसको हम गहराई में नहीं देखेंगे। बच्चों, गुणात्मक विश्लेषण से अब जो प्रश्न पूछा जाता है वह है, अम्लीय व क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत ही आसान है, हर बच्चे को आना चाहिए। जैसे देखिए, HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। जब ये क्रिया करते हैं तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl एक लवण है। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। देखिए, जब कोई लवण जल में डाला जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर Na+ बना है और Cl- बना है। Na+ कहाँ से आया है? क्षार से, इसीलिए हम इसको क्षारीय मूलक कहेंगे। Cl- कहाँ से आया है? अम्ल से आया है, इसलिए इसको हम अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी लवण का जो धनात्मक भाग होता है वह हमेशा क्षार से आता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि क्षारीय मूलक धनावेशित होते हैं तथा अम्लीय मूलक हमेशा अम्ल से आते हैं और ये ऋणात्मक होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। बच्चों, अब प्रश्न होता है कि इनका हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो अम्लीय मूलकों का परीक्षण हम अलग करते हैं, क्षारीय मूलकों का परीक्षण अलग करते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं अम्लीय मूलकों का परीक्षण किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों के कोर्स में जो भी अम्लीय मूलक हैं उनको हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला, वे अम्लीय मूलक जो तन H2SO4 के साथ परीक्षण देते हैं,
जैसे कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, NO2- है यानी नाइट्राइट इसे कहते हैं, और एसीटेट आयन है। इसी तरह से शांत H2SO4 द्वारा परीक्षण देने वाले अम्लीय मूलकों को हम एक साथ देख सकते हैं, Cl-, Br-, I-, C2O4- एंड NO3-। कुछ ऐसे अम्लीय मूलक हैं जो H2SO4 के द्वारा परीक्षण नहीं देते, जैसे सल्फेट और फास्फेट। तो जब आप लैब में जाते हैं, मिक्सचर को लेते हैं, उसमें पहले तन्य H2SO4 डालेंगे। अगर तन्य H2SO4 के साथ कोई परिवर्तन दिखता है तो इसका मतलब है कि वह लवण ऐसे आयन या ऐसे अम्लीय मूलक को कंटेन करता है जिसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट या एसीटेट हो सकते हैं। अब इनके अलग अलग परीक्षण हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मूलक है, उसको हम इस टेबल से देख सकते हैं कि जब मिश्रण में हम तन्य H2SO4 डालते हैं तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन व गंधहीन गैस अगर निकलती है तो वह CO2 गैस होती है, और यह इसका संभावित टेस्ट है। इनके निश्चयात्मक परीक्षण भी हैं, उन्हें आप बुक से देख सकते हैं या हमारे आगे के वीडियो में देख सकते हैं। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए मूल प्रश्न जो सामान्यतः एग्जामिनर पूछ देते हैं उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बच्चों, अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ जलते हुए गंधक के समान कोई गैस निकलती है तो वहां पर सल्फाइट आयन यानी SO3 संभव है। यदि सड़े अंडे जैसी गंध है तो H2S गैस होती है, जैसा कि आप लोग H2S गैस की महक से अवगत हैं, लैब में इसका प्रयोग भी आप करते हैं। तो अगर ऐसी गंध कोई आपको मिलती है तो सल्फाइड आयन की संभावना होगी। इसी तरह से तीव्र भूरे रंग की गैस टेस्ट ट्यूब में अगर दिखती है तो नाइट्राइट आयन होता है, और अगर सिरके के समान गंध आती है तो एसीटेट आयन होता है। वाइवा में जब टीचर पूछता है तो आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि आपने क्या प्राप्त किया। जैसे आप कहते हैं कि मुझे कार्बोनेट मिला है, तो पूछेंगे कि इसका टेस्ट आपने कैसे किया। आपको तुरंत बताना है कि हमने मिश्रण लिया, उसमें तन्य H2SO4 मिलाया, और तन्य H2SO4 मिलाते ही तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, जिससे हमें ये संभावना प्राप्त हुई कि कार्बोनेट इसमें हो सकता है। उसके बाद आपसे अगर वो निश्चयात्मक प्रश्न पूछते हैं तो उसको आप बताएंगे कि इसको हमने चूनी के पानी में प्रवाहित किया और उसका रंग दुधिया हो गया। जब देर तक हमने इस गैस को प्रवाहित किया तो दुधिया रंग गायब हो गया, जिससे निश्चित होता है कि कार्बोनेट उपस्थित है। तो इस तरह से इनके निश्चयात्मक प्रश्न भी आप देख सकते हैं। अब है शांत H2SO4 के साथ जो अवयव अम्लीय मूलक परीक्षण देते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो हम देखेंगे जब आप तन्य H2SO4 से टेस्ट नहीं पाते हैं किसी लवण में, तो आप मिश्रण में शांत H2SO4 मिलाएंगे। शांत H2SO4 मिलाते ही अगर रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली दम को घोटने वाली गैस प्राप्त होती है तो क्लोराइड आयन संभव है। अगर तीक्ष्ण गंध वाली गैस पीले रंग की हो, कुछ हल्की पीली रंग की हो या ब्राउन रंग हो बेटा, तो लाल नारंगी रंग, तो ऐसी स्थिति में ब्रोमीन संभव हो सकता है। और अगर बैंगनी रंग की तीक्ष्ण गंध है तो आयोडीन संभव होता है। भूरे रंग की अगर गंध है, जैसे नाइट्राइट की गैस होती है, तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन संभव होता है। तो यहाँ पर रंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी गैसें आप देख रहे हैं सब में रंगीन गैसें निकलती हैं, केवल क्लोराइड में रंगहीन गैस प्राप्त होती है। अगर रंगहीन तीक्ष्ण गंध है तो क्लोराइड होगा, अदरवाइज ब्रोमाइड पीले रंग की गैस या लाल नारंगी है, आयोडाइड बैंगनी रंग की गंध, और नाइट्रेट आयन जो होता है वो भूरे रंग की गंध से प्राप्त होता है। बच्चों, कुछ ऐसे भी अम्लीय मूलक हैं जो तृतीय समूह के माने जाते हैं। ये तन्य H2SO4 या शांत H2SO4 से परीक्षण नहीं देते हैं, जिसमें है सल्फेट और फास्फेट मूलक। अब आपको ये ध्यान देना है कि सल्फेट मूलक जो होता है यह बेरियम क्लोराइड के द्वारा सफेद अवक्षेप देता है, और फास्फेट मूलक जो होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर और गर्म करने पर चमकदार पीले रंग का अवक्षेप देता है। ये दोनों विशेष टेस्ट हैं, इनको भी आप जरूर याद रखें। इसके बाद बच्चों प्रश्न जो आता है वह है क्षारीय मूलकों के संदर्भ में।
क्षारीय मूलक जो होते हैं उनका हम टेस्ट देखेंगे वो किस प्रकार से देते हैं। बच्चों क्षारीय मूलक जो होते हैं, जो क्षारीय मूलक होते हैं इनको सुविधा के अनुसार 7 समूहों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 0 समूह से लेकर खष्टम समूह तक। यहाँ पर हर समूह के निश्चित समूह अभिकर्मक हैं और आपके कोर्स के आधार पर क्षारीय मूलक दिए गए हैं और अवक्षेप का रंग और फार्मूला दिया गया है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर आपसे समूह के अनुसार अभिकर्मकों को पूछ सकता है। जैसे 0 समूह में कौन सा अभिकर्मक है, NaOH है। इसमें कौन सा क्षारीय मूलक है, अमोनियम आयन है। प्रथम समूह का क्षारीय मूलक कौन है, लेड है। द्वितीय को 2 वर्गों में बांटा गया है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड ए का Pb2+ और कॉपर यानी लेड एंड कॉपर है। आर्सेनिक सेकंड बी में है। इसी तरह से तृतीय समूह में आयरन और एल्यूमिनियम है, जबकि चतुर्थ समूह में जिंक, मैग्नीशियम, निकेल एंड कोबाल है। पंचम में बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम है। मैग्नीशियम खष्टम समूह में है। इनके वर्ग अभिकर्मक क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों बनता है। जैसे NaOH, HCl, NH4Cl प्लस NH4OH, ये क्रम से आपको याद रखना है। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी क्षारीय मूलकों का परीक्षण आप करेंगे तो इन्हें इसी क्रम में करना है। पहले 0 समूह का ही टेस्ट आपको करना है। अगर आप NaOH मिलाने पर कोई गैस नहीं निकलती है तो लिख देंगे कि 0 समूह अनुपस्थित है। इसी तरह से तनु HCl मिलाने पर अगर सफेद अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है तो आप लिख देंगे कि प्रथम समूह अनुपस्थित। इसी तरह से द्वितीय समूह का टेस्ट हम करेंगे, तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। अगर कोई अवक्षेप नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि द्वितीय समूह अनुपस्थित है। अगर कोई अवक्षेप आ जाता है तो हम फिर उसका आगे टेस्ट करते हैं कि किस तरह का इसमें क्षारीय मूलक उपस्थित होगा। तो ये आपको टेबल याद रखना है, जिसमें मूल रूप से समूह के वर्ग माने समूह अभिकर्मक, क्षारीय मूलक और उनसे प्राप्त होने वाले अवक्षेप क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या है, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। बच्चों उसके बाद आपसे अनुमापन पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो अनुमापन पर किस तरह के प्रश्न होंगे इसको चलिए हम देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अनुमापन से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट का एक अनुमापन करना है। दूसरा अनुमापन आपका ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 का है। अब प्रश्न उठता है कि यह अनुमापन किस तरह का है। यह एक रेडॉक्स अनुमापन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेडॉक्स अनुमापन क्या होता है बच्चों, ऐसा अनुमापन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनको हम रेडॉक्स अनुमापन कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न यह है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो सीधे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना अथवा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह से मान लीजिए आपने से टीचर पूछता है अपचयन क्या है, इसका आंसर है ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यानी ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या का घटना, हम अपचयन कहते हैं। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछते हैं ऑक्सीकारक व अपचायक क्या होते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण करने वाला अर्थात जो स्वयं अपचयित होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। इन अनुमापनों में KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में +7 है, जो अपक्रिया के पश्चात Mn2+ बनाता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल +2 रह जाती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही, घट रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो क्या होगा, आप देखिए इसका अपचयन हो रहा है, अर्थात KMnO4 का अपना अपचयन हो रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसी तरह से बच्चों अपचयन करने वाला अपचायक है, किंतु यह स्वयं ऑक्सीकृत होता है। जैसे आपके लिए जो अनुमापन है उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट या H2C2O4 अर्थात ऑक्जेलिक एसिड, ये दोनों अपचायक हैं। ये क्यों अपचायक हैं? क्योंकि देखिए ये स्वयं ऑक्सीकृत हो रहे हैं।
फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस आयन फेरिक आयन में बदलता है, जबकि ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 से +4 हो रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि इसका स्वयं ऑक्सीकरण हो रहा है अतः यह दूसरे का अपचयन करेगा और इसीलिए इसको हम अपचायक कहते हैं। तो टीचर आपसे सीधे पूछ सकता है कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो दोनों ही अनुमापनों में KMnO4 ही ऑक्सीकारक है तथा फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सैलिक एसिड अपचायक होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है सीधे सीधे मोलरता किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र बच्चों आप लोग जरूर याद करें। मोलरता बराबर होता है W/m × 1000/V ml में, जहां पर W और विलेय का भार है तथा m विलेय का अणुभार है। कैपिटल M यहां आप जो देख रहे हैं ये मोलरता का प्रतीक है। इसी तरह से बच्चों नॉर्मलता पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, परिभाषाएं जरूर याद रखिए। नॉर्मलता क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन परिभाषा, इसे आप जरूर याद रखें। नॉर्मलता का फार्मूला सेम उसी तरह से जैसे मोलरता का है, केवल अंतर यह है कि यहाँ पर m की जगह पे E हो गया है, जिसका जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है। इसी तरह से एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, देसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो n/10 होता है। सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है, n/100 होता है। नॉर्मल का मतलब n होता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मानक विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा है। मानक विलयन वह होता है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है, अर्थात इसे हम ज्ञात विलयन भी कह सकते हैं। जैसे इन प्रैक्टिकलों में फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्सैलिक एसिड जिसका विलयन आप खुद बनाते हैं और उनका सांद्रण भी आपको पता होता है, उन्हें हम मानक विलयन कहेंगे। क्योंकि KMnO4 आपको दिया जाता है या ज्ञात विलयन है और यह मानक विलयन नहीं है। यानी हर अनुमापन में एक मानक विलयन होता है और एक अज्ञात विलयन होता है। मानक विलयन आप स्वयं बनाते हैं और इसकी सांद्रता आपको ज्ञात होती है। इसी तरह से एक प्रश्न होता है सूचक किसे कहते हैं, यानी इंडिकेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं उन्हें हम सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। बच्चों सीधी सी बात है, हम एक विलयन को लेते हैं, दूसरा उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अपक्रिया पूरी हो गई। अगर कोई परिवर्तन ना हो तो कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा या अवक्षेपण आदि के द्वारा यह बताते हैं कि अपक्रिया इस पॉइंट पर पूरी हो गई है। ऐसे पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि इस अनुमापन में जो आप गए हैं इसमें सूचक क्या है, कौन सा सूचक आपने प्रयोग किया है। तो आपको सीधे बताना है कि इन अनुमापनों में KMnO4 जो है वह एक स्वयं सूचक है, यह स्वयं सूचक की भांति व्यवहार करता है। अंतिम प्रश्न है अंत बिंदु का। अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट क्या है। तो बच्चों अंत बिंदु या एंड पॉइंट किसी भी अनुमापन का वह बिंदु होता है जिसमें क्रमिक रूप से मिलाए जाने वाले विलयन का आयतन हम नोट करते हैं और उसका जो अंतिम आयतन होता है, यानी जो प्रयुक्त आयतन एग्जैक्ट प्रयुक्त आयतन होता है, उसी को हम उसका अंत बिंदु कहते हैं। यहां पर जो ब्यूरेट का पाठ्यांक होता है, रंग परिवर्तन जिस पॉइंट पर ब्यूरेट में होगा वही अंत बिंदु कहलाता है। तो आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि अनुमापन में ब्यूरेट का वह बिंदु जिस पर सूचक रंग परिवर्तन प्रदर्शित करता है उसे हम एंड पॉइंट या अंत बिंदु कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी प्रश्न आप बुक में देख के पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट हम जब वीडियो प्रैक्टिकल से संबंधित डालेंगे कुछ और प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे। अगेन थैंक यू।